आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय को डिकोड कर रहे हैं जिसने भारत के एआई सुपर पावर बनने के जो दावे हैं ना, उनकी असलियत सामने रख दी है। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम सिलिकॉन वैली के टेक इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, चाहे वो एप्पल का कीनोट हो या ओपन एआई का कोई प्रेजेंटेशन, तो दिमाग में एक बेहद स्लीक, एकदम परफेक्शन से भरा हुआ इवेंट आता है। हाँ, एकदम फ्यूचरिस्टिक इमेज बनती है दिमाग में। सही कहा। लेकिन जब ग्लोबल साउथ का पहला सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ, तो हकीकत कुछ और ही थी। वो मुझे हम्टी डम्टी वाली कहानी याद आ गई। हम्टी डम्टी? हाँ, मतलब इतनी उम्मीदों के साथ दीवार पे बिठाया गया इस इवेंट को, और पहले ही दिन अव्यवस्थाओं के कारण औंधे मुंह गिर गया। ये तुलना काफी सटीक है वैसे। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है आकाश बनर्जी के द देशभक्त चैनल की एक हालिया इन डेप्थ रिपोर्ट। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या सच में हम एआई के क्षेत्र में दुनिया को लीड करने वाले हैं, या फिर ये पूरी कवायद सिर्फ पीआर और दिखावे का एक बुलबुला है। और इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले एक बात यहाँ एकदम स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हाँ, आज हम जिस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें कई संवेदनशील राजनीतिक दावे और सिस्टम की आलोचना शामिल है। मतलब जैसे विश्वविद्यालयों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियां या विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। तो इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। ना ही हम इन दावों का समर्थन या विरोध कर रहे हैं। हमारा काम केवल उन तर्कों और सूचनाओं को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, ताकि एक पूरी और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। तो चलिए सीधे दिल्ली के उस हाई प्रोफाइल एआई समिट के पहले दिन चलते हैं। चलिए। टेक की दुनिया के सबसे होनहार दिमाग वहां मौजूद थे। उम्मीदें ऐसी थीं मानो भारत उसी दिन कोई बहुत बड़ा तकनीकी चमत्कार करने वाला है। लेकिन जो हुआ वो किसी तकनीकी खराबी से कम नहीं था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि एक तरफ हम खुद को 21वीं सदी के डिजिटल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जो पुरानी प्रशासनिक कमियां हैं, वीआईपी कल्चर। एग्जैक्टली। हमारा वीआईपी कल्चर ही हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। रिपोर्ट में बहुत साफ बताया गया है कि पहले दिन वीआईपी मूवमेंट्स और अचानक हुए फोटोशूट के कारण पूरी व्यवस्था चरमरा गई। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जिन डेलीगेट्स ने महीनों की मेहनत से अपने स्टॉल तैयार किए थे, उन्हें ही उनके स्टॉल से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। दुनिया भर से आए तकनीकी विशेषज्ञ, जिन्हें हम भारत का इनोवेशन दिखाने वाले थे, वे बिना किसी स्पष्ट निर्देश के बाहर खड़े थे। और ये प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी विफलता थी कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को खुद इस असुविधा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी तक मांगनी पड़ी, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्हें आश्वस्त करना पड़ा कि दूसरे दिन चीजें बेहतर होंगी। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि जब हम तकनीकी आयोजनों को सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट या राजनीतिक विजिबिलिटी के चश्मे से देखते हैं ना, तो जो असली बिल्डर्स हैं, जो असल में तकनीक बना रहे हैं, वो हाशिए पर चले जाते हैं। उनका कोई अता पता नहीं रहता। लेकिन पहले दिन की अव्यवस्था तो सिर्फ कह सकते हैं कि एक ट्रेलर थी। दूसरे दिन जो हुआ उसने ऑप्टिक्स बनाम सब्सटेंस यानी दिखावे और असली इनोवेशन की इस पूरी बहस को एक नए ही स्तर पर पहुंचा दिया। वो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी वाला विवाद, ओहो, उस विवाद ने तो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब ध्यान खींचा। मतलब हद ही हो गई थी। वो घटना सच में हैरान करने वाली थी। देखिए, एक तरफ हम ग्लोबल एआई समिट में हैं और वहां गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर नेशनल टीवी के कैमरों के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक रोबोट डॉग का प्रदर्शन करती हैं। और दावे भी तो कितने बड़े थे। उन्होंने कैमरे पर कहा कि ये रोबोट डॉग, जिसका नाम उन्होंने ओरायन बताया, वो उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार किया गया है। और साथ ही 350 करोड़ रुपए के निवेश की बात भी कही। हाँ, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों की नजर से क्या छुपता है, तुरंत ये बात पकड़ में आ गई कि वो कोई इन हाउस इनोवेशन था ही नहीं। वो तो एक कमर्शियल चीनी रोबोट डॉग था जिसे कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। और इसके तुरंत बाद उन्होंने एक सॉकर ड्रोन को भी एंड टू एंड इंजीनियर्ड बता दिया, जो असल में वो भी एक कमर्शियल ड्रोन ही निकला। मतलब ये तो सीधे सीधे गलत जानकारी देना हुआ। हाँ, देखिए, समस्या सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने किसी और की तकनीक को अपना बताया। असली समस्या वो मानसिकता है जो ये मानती है कि इतने बड़े तकनीकी मंच पर हम जुगाड़ और फेक पीआर के सहारे बच निकल लेंगे। उन्हें लगा किसी को पता नहीं चलेगा। वही तो। समिट में मौजूद लोग कोई आम जनता नहीं थे, वे डोमेन एक्सपर्ट्स थे। जब 350 करोड़ के निवेश का दावा होता है तो लोग उस स्तर के इनोवेशन की उम्मीद करते हैं,
ना कि किसी रीब्रांडेड खिलौने की। खिलौने से मुझे एक और चीज याद आई। इसी 350 करोड़ वाले स्टॉल पर इनोवेशन के नाम पर एक थर्माकोल का हवाई जहाज रखा हुआ था। अरे हाँ, वो रबर बैंड वाला। जी, वही हवाई जहाज जिसे स्कूल के बच्चे रबर बैंड लगाकर उड़ाते हैं। एक ग्लोबल एआई समिट में क्लास 4 का साइंस प्रोजेक्ट प्रदर्शित किया जा रहा था, लेकिन मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प हिस्सा था वो था जब इस पूरी चोरी की पोल खुली। उनका बचाव। हाँ, वो बचाव किसी भी कॉमेडी शो को मात दे सकता था। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उनका तर्क था कि वहां शोर बहुत था और बात गलत समझी गई। और फिर उन्होंने वो मशहूर लाइन कही, आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। Your 6 can be my 9। ये सिर्फ एक अजीबोगरीब बयान नहीं है, ये अकादमिक जवाबदेही की पूरी तरह से कमी को दर्शाता है। और जब ये विवाद बढ़ा तो सरकार और आयोजकों का डैमेज कंट्रोल भी देखने लायक था। कोई जांच या स्पष्टीकरण तो दूर की बात है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उस पैविलियन की बत्ती ही काट दी। बत्ती काट दी और उसे बैरिकेड से घेर दिया। रिपोर्ट बताती है कि गलगोटियाज ने अपने बचाव में ये तर्क दिया कि उनका विजन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन से मैच करता है। मतलब अगर सत्ता के शब्दों को दोहरा दिया जाए तो क्या तकनीकी खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के पीआर स्टंट का मामला नहीं है। नहीं, रिपोर्ट इस घटना को एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक संकट के लक्षण के रूप में पेश करती है जो हमारे पूरे एकेडमिक इकोसिस्टम में फैल चुका है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा एक कदम पीछे हटना होगा। क्या सिर्फ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इस तमाशे को हम पूरे भारतीय एजुकेशन और रिसर्च सिस्टम का पैमाना मान लें? ये सवाल उठना लाजमी है। हमारे पास आईआईटी और आईआईएससी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान भी तो है जो असल में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही वाजिब सवाल है। आईआईटी और आईआईएससी निश्चित रूप से बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट का फोकस उस व्यापक सिस्टम पर है जो मेजॉरिटी संस्थानों को चलाता है। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार आज के समय में अधिकांश संस्थानों में वाइस चांसलर या प्रोफेसर जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्तियां योग्यता से ज्यादा राजनीतिक झुकाव के आधार पर हो रही हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि विजन मैच करने वाले संस्थानों को बिना किसी ठोस प्रोडक्ट के ग्लोबल समिट्स में प्राइम स्पॉट मिल जाता है। बिल्कुल। और रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि जो संस्थान सवाल उठाते हैं, जैसे जेएनयू या अशोका यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर्स और छात्रों को अक्सर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि जो चाटुकारिता करते हैं उन्हें बिना जांच के एंट्री मिल जाती है। यही वो असंतुलन है जो इनोवेशन को मारता है। और अगर गलगोटियास की बात करें तो उनके पुराने रिकॉर्ड भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। हाँ, रिपोर्ट में उनके कुछ पुराने कारनामे भी बताए गए हैं। मुझे याद आ रहा है वो कोरोना वायरस वाला रिसर्च पेपर, जिसमें दावा था कि थाली और घंटी बजाने से जो ध्वनि निकलती है उससे कोरोना वायरस मर सकता है। एक रिसर्च स्कॉलर ने बकायदा इसे पब्लिश करने की कोशिश की थी। और इतना ही नहीं, 1 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वे किस चीज का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें मुद्दे की कोई जानकारी नहीं थी। वो अर्बन नक्सल वाला मामला। हाँ, वे अर्बन नक्सल शब्द का विरोध करने आए थे, लेकिन बिना समझे बैनर और नारों में उसे अर्बन मैक्सवेल बना दिया गया था। ये सुनने में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन इसका जो असर हमारी रिसर्च क्वालिटी पर पड़ रहा है वो बहुत डरावना है। वो कैसे? रिपोर्ट कुछ बहुत ही कठोर आंकड़े पेश करती है। भारत आज भी R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का केवल 0.65% खर्च करता है। 0.65%? हाँ, जो विकसित देशों तो छोड़िए, कई विकासशील देशों के मुकाबले भी बहुत कम है। लेकिन अगर हम इतना कम खर्च कर रहे हैं तो सरकार का ये दावा कहाँ से आता है कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंच गए? ये तो एक बड़ा अचीवमेंट लगता है सुनने में। और यहीं पर इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा सामने आता है। हम सिस्टम के साथ एक तरह का गेम खेल रहे हैं। गेम? कैसा गेम? इंडेक्स में रैंकिंग सुधारने के लिए पेटेंट्स की संख्या मायने रखती है। भारत की 42% पेटेंट फाइलिंग हमारी यूनिवर्सिटी से आती है। कागजों पर ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन इन पेटेंट्स का असल में होता क्या है? कोई ठोस नतीजा निकलता है? ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं। प्रोफेसर्स पर पेटेंट फाइल करने का भारी दबाव होता है ताकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ सके, भले ही उस तकनीक का कोई कमर्शियल इस्तेमाल हो या ना हो। तो मतलब सिर्फ फाइलिंग हो रही है, इनोवेशन नहीं? बिल्कुल। इसी का सीधा परिणाम है कि जब बात इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्च सहयोग की आती है, यानी रिसर्च का उद्योगों में वास्तविक इस्तेमाल, तो हम 86वें स्थान पर लुढ़क जाते हैं।
जो दुनिया में सबसे निचले स्तरों में से एक है। मतलब हमने कागजों पर तो इनोवेशन दिखा दिया, लेकिन जब उस तकनीक को बाजार में उतारने की बात आई तो हम पूरी तरह फेल हो गए। एकदम सही। ये पेटेंट वाला गेम तो अपनी जगह है, लेकिन जब हम इस समिट के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा सामने आता है। आप एआई सॉवरेनिटी की बात कर रही हैं? जी, रिपोर्ट में ट्रंप के व्हाइट हाउस एआई एडवाइजर श्री रामकृष्णन, जो भारतीय मूल के हैं, उनके एक बयान पर चर्चा की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। उनका वो बयान एआई संप्रभुता यानी एआई सॉवरेनिटी के विषय पर था और वो बहुत ही साफ शब्दों में एक चेतावनी देता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी एआई स्टैक को ही अपना आधार या बेडरॉक बनाए और उस अमेरिकी ढांचे के ऊपर भारत अपनी स्थानीय भाषाओं या संस्कृति के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके अपने एप्लीकेशंस बना लें। इस एआई स्टैक वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सरल भाषा में समझना जरूरी है। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे आज के स्मार्टफोन की दुनिया। ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो गूगल का एंड्रॉयड हो या एप्पल का iOS, वो अमेरिका का है। सही उदाहरण है। हम भारतीय कंपनियां उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर अपनी एप्स बना रहे हैं। तो रामकृष्णन का मतलब है कि एआई की दुनिया में भी यही मॉडल लागू होना चाहिए। बिल्कुल यही मतलब है। एआई का फाउंडेशनल मॉडल वो मुख्य दिमाग है जो बाकी सभी एप्लीकेशंस को चलाता है। रिपोर्ट श्रोताओं के लिए इसे डिकोड करती है कि ये खतरनाक क्यों है। क्यों खतरनाक है? आज भी हम अपनी डिजिटल जिंदगी के लिए गूगल, यूट्यूब जैसी अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं। लेकिन एआई का मामला सिर्फ ईमेल भेजने तक सीमित नहीं है। अगर फाउंडेशनल मॉडल विदेशी हुए तो ये एक नई तरह की तकनीकी गुलामी होगी। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कल को सैंक्शंस लग गए तो हम तो पंगु हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर किसी विवाद के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए या एपीआई एक्सेस बंद कर दिया तो हमारा पूरा टेक इकोसिस्टम रातों रात ठप हो सकता है। इसीलिए अपना खुद का फाउंडेशनल मॉडल होना हथियारों की तरह ही सुरक्षा के लिए जरूरी है। एकदम। तो अगर हम एआई रेस में अमेरिका या चीन के रहमो करम पर जिएंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। सही बात है। लेकिन इस रिपोर्ट में केवल निराशा और आलोचना ही नहीं है, अंधेरे में एक बहुत ही मजबूत उम्मीद की किरण भी है। जहां एक तरफ कुछ संस्थान थर्माकोल के ड्रोन उड़ाकर मजाक बना रहे थे, वहीं इस समिट में कुछ असली बिल्डर्स भी मौजूद थे। सर्वम एआई। हाँ, सर्वम जैसी कंपनियों की घोषणाएं। सर्वम एआई का जो काम प्रदर्शित हुआ वो इस पूरे आयोजन का सबसे सकारात्मक पहलू था। सर्वम ने इस समिट में अपने खुद के मॉडल्स की घोषणा की। सर्वम 30B और 105B। अब 30B और 105B का मतलब है बिलियन पैरामीटर्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 105 बिलियन पैरामीटर्स का मतलब है एक बेहद जटिल और स्मार्ट मॉडल। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है कि ये कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि ये बना कैसे है। बिल्कुल। दुनिया के ज्यादातर बड़े मॉडल्स अंग्रेजी डेटा पर ट्रेन किए गए हैं, लेकिन सर्वम के इन मॉडल्स को अंग्रेजी के साथ साथ 22 भारतीय भाषाओं को फ्रॉम स्क्रैच यानी एकदम शुरुआत से सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। और फ्रॉम स्क्रैच बनाने का मतलब है कि ये हमारी सांस्कृतिक बारीकियों को समझता है, ना कि सिर्फ गूगल ट्रांसलेट करता है। रिपोर्ट में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया, सर्वम पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस। वो चश्मे वाला उदाहरण। हाँ, आप वे चश्मे पहनते हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति तमिल या मराठी में बात कर रहा है। वो चश्मा रियल टाइम में पूरी सटीकता के साथ उस बातचीत को आपकी समझ में आने वाली भारतीय भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। ये इनोवेशन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय डेवलपर्स में कितनी अद्भुत क्षमता है। ये फाउंडेशनल मॉडल गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भले ही कितनी भी क्षमता हो, रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई भी सामने रखती है। वो विशाल सिक्का वाला वाकया। हाँ, इतिहास गवाह है कि हमने पहले भी मौके गंवाए हैं। करीब 10 साल पहले इन्फोसिस के विशाल सिक्का ने ओपन एआई में निवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन एक कल्चरल क्रैश के कारण वो डील विफल हो गई। तो सवाल ये है कि क्या सर्वम जैसी 2-4 भारतीय कंपनियां अकेले हमें सुपर पावर बना सकती हैं? ये असंभव है। ये रेस अब सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि बेतहाशा पैसे और कंप्यूटिंग पावर की है। अमेरिका और चीन की सरकारें जो निवेश कर रही हैं, उसके मुकाबले हमारा एआई फंड बहुत कम है। रिपोर्ट में इस पर एक तीखा तंज भी है। सरकार का ध्यान लाडली बहना जैसी योजनाओं पर ज्यादा है, जहां हजारों करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन एआई रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत कम है। और यही अंतर पाटना होगा। सरकारों को एआई फंड पर बड़ा निवेश करना ही होगा।
तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आकाश बनर्जी की रिपोर्ट से ये साफ है कि इस समिट में काफी विरोधाभास थे। एक तरफ अव्यवस्था और फेक रोबोट्स ने कमियां उजागर की, लेकिन कम से कम इसने एआई को मुख्य चर्चा का विषय तो बना दिया। और मुख्य सबक यही है कि सरकार को दिखावे और पीआर से पीछे हटकर असली बिल्डर्स को आगे करना होगा। इस तकनीकी बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ जुगाड़ में लगे रहे तो हम दुनिया के एआई उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे, निर्माता नहीं। जो कि संप्रभुता खोने जैसा ही है। चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर किसी देश के सभी प्रमुख एआई फाउंडेशनल मॉडल किसी विदेशी महाशक्ति की भाषा, संस्कृति और डेटा पर ट्रेन किए गए हों, तो क्या होगा? तो क्या ये केवल तकनीकी निर्भरता होगी या भविष्य में ये धीरे धीरे उस देश के सोचने के तरीके और संस्कृति को भी रीप्रोग्राम कर देगा? क्या एआई सिर्फ एक टूल है या 21वीं सदी का सांस्कृतिक उपनिवेशवाद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार।